नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ से 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद वीर नारायण सिंह की पुण्यतिथि 3 जिलों के सरहद पर स्थित राजाराव पठार में आदिवासी समाज द्वारा श्रद्धा आस्था के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि देकर मनाई गई। वीर मेले के द्वितीय दिवस में विशेष रूप से आदिवासी नेता नंद कुमार सहाय, यूआर गंगराले, अकबर सिंह कुर्राम, जीवन ठाकुर, सुभाष परते, टहल सिंह साहू, बीएस रावटे, जेएल ध्रुव सहित बड़ी संख्या में अतिथि उपस्थित थे। इस अवसर पर आदिवासी प्रतिभा सम्मान के साथ ही पारंपरिक नृत्य की प्रभावशाली प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का संचालन तेजेंद्र कुंजाम ने किया।
सांस्कृतिक कला मंच परसुरी को, जिन्होंने आगा पेन की व्यवस्था और परसा पेन की व्यवस्था को उन्होंने अपने सांस्कृतिक नृत्य के माध्यम से दिखाया। और आप सभी को एक बार जोरदार ताली की गड़गड़ाहट के साथ इन कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए बोलेंगे। और हमारे बीच अभी विशेष रूप से उपस्थित हुए हैं हमारे सर्व आदिवासी समाज के कार्यकारी अध्यक्ष, प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय BS रावटे साहब जी। जोरदार ताली की गड़गड़ाहट के साथ उनका सादर सेवा जोहार है। वीर मेला आयोजन समिति की तरफ से उनको सादर सेवा जोहार है जी। संरक्षक जिला गोंड समाज भक्तरी, आपका भी सादर सेवा जोहार। तो लीजिए, सांस्कृतिक छटा यूं ही बिखरते रहेगा और हमें बहुत सारे हमारे अतिथियों को भी सुनना है, उनकी बातों को समझना है, जो यहाँ पर संवैधानिक बातें होंगी, जो सामाजिक गतिविधियां होंगी। आप सभी को बताना चाहूंगा कि कल 10 दिसंबर यानी कि वीर शहीद नारायण सिंह जी का श्रद्धांजलि सभा इसी मंच से होना है, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित होंगी महामहिम राज्यपाल दीदी सुश्री अनुसुईया उइके जी और हमारे प्रदेश के सभी सियानगण यहाँ पर उपस्थित होंगे। और आप सभी लोगों को मालूम है कि आज द्वितीय दिवस में यानी कि 9 दिसंबर को शाम 6 बजे आदिवासियों का रूढ़िजन्य महापंचायत इसी मंच पर होना है, जिसमें समाज की दशा और दिशा के लिए सियान बैठेंगे। तो आप सभी सामाजिक बंधुओं से भी निवेदन है, जो इस महापंचायत में शिरकत करना चाहते हैं वो भी आकर हिस्सा ले सकते हैं। सादर सेवा जोहार। लीजिए, हम सांस्कृतिक कार्यक्रम को थोड़ा सा विराम देते हुए इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। हमारे बीच उपस्थित है गोंडवाना गोंड महासभा के प्रांतीय सचिव आदरणीय जयपाल ठाकुर साहब जी। आप आएंगे और संक्षिप्त उद्बोधन देंगे। सेवा जोहार। मंच में उपस्थित सारे अग्रजों सेवा जोहार। आप सब मेला में उपस्थित हैं, आप सबको भी सादर सेवा जोहार। 8, 9, 10 3 दिवसीय वीर मेला आयोजन समिति को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए मेला का आयोजन करती। वर्तमान समय में हम आदिवासियों का सबसे बड़ा एक मुद्दा था आरक्षण। जिस 32% आरक्षण के बाद सब लोग कहते आए हैं और वर्तमान समय में वह आरक्षण न्यायालय के निर्णय के बाद शिथिल सा हो गया है। एवं वर्तमान सरकार ने जो नई आरक्षण नीति लेके आए हैं वो भी संभवतः संदेहास्पद महसूस होता है, क्योंकि जब 58% आरक्षण था तब सरकार उसे बचा नहीं पाई। अब जो व्यवस्था आई है वो समझ से परे है। बहुत गजब की बात कहे हो, गहराई की बात न कहे हो, खास करके जनमत की बात न कहे हो, ये जरूरत है। बहुत बहुत सादर सेवा जोहार। और अब आपके उद्बोधन के बाद हमारे बीच विशेष रूप से उपस्थित थे, हमारे जीवन धन्यवाद ज्ञापित कर वो आदरणीय श्री रंजीत छाबड़ा साहब जी। आप कार्यकारी डायरेक्टर है MGTV। आप 2014 से हमारी ये वीर मेला के आयोजन ला कवरेज करते हो। एक हमन वीर मेला आयोजन समिति रहा आपका हृदय से आभार करता, सादर सेवा जोहार करता। आप भी अभी तो कवर करते हो, लेकिन आप भी इस काम करने का प्रयास करो, आप लोग भी सम्मान कर सकें। बहुत बहुत सादर सेवा जोहार।
बालोद के आप कोषाध्यक्ष भी हैं। छत्तीस आप देख पाएंगे आप हैं छत्तीसगढ़ स्तर पर आदि फाउंडेशन के द्वारा चयनित आदिवासी क्वीन। आपने एक अलग ही साज के साथ कई पीढ़ी से चले आ रहे अपने रीति रिवाज को सहजते हुए कोराम के नतनी अपने साज समान के साथ अपनी संस्कृति और परंपरा को झलकाती हुई गला में रुपया माला हाथ में पहुंची करधन साटी बिछिया मुड़ी में तिलकी पहने अपने संस्कृति को सहज रही है। तीर संगनी यानी कि गोदना को अपने शरीर में चित्रित किए हुए कोराम की नतनी सुश्री पार्वती कोराम आदिवासी क्वीन। आप छत्तीसगढ़ स्तर पर आदिवासी फाउंडेशन के द्वारा आदिवासी क्वीन के रूप में चयन हुआ है और आप इस वर्ष 2022 में ही दिसंबर में 22 दिसंबर को उड़ीसा के लिए भी आप प्रस्तावित हैं। वहां पर भी आप इस प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही हैं एवं दिल्ली के लिए भी भाग लेने के लिए आदिवासी क्वीन में भाग लेने के लिए चयन किया गया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुरंत पश्चात जो हमारे 9 पदस्थ डॉक्टर में जो पोस्टिंग हुए हैं उनको भी सम्मानित किया जाना है। जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक, जूनियर बालिका वर्ग में रजत पदक, सीनियर वर्ग में कांस्य पदक और 2021 राज्य स्तरीय शालेय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। वर्तमान 2022 में इस साल 2022 राज्य स्तरीय शालेय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। 2022 मनमोहन सिंह गुंजाम, बालिका कुमारी सविता भास्कर, पिता चैन सिंह। आप सभी कृपया मंच पर आने का कष्ट करेंगे। क्या नाम बेटा? तेजस्वी विकेट। जिले बालोद से कुमारी तेजस्वी, पिता श्री योगेश्वर, खानापुरी हायर सेकेंडरी स्कूल से आप पढ़ाई किए हैं और आप क्षेत्र में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पिता चैन सिंह भास्कर, माता और कर्मचारी होते हुए भी समाज में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, समाज को अग्रणी रहते हैं। आपको उपस्थित है, हम आज उनको 12वीं क्लास उनको ग्राम को माता पिता को और समाज को गौरवान्वित किए हैं। आपको सम्मान करते हैं, अपने आप को आपको बहुत आदिवासी महापंचायत निर्धारित है। सभी सामाजिक प्रमुख से आग्रह कि इस महापंचायत में आप अवश्य सहभागी बने। वीर मेले में पहुंचे आदिवासी नेता अकबर राम कुर्राम, नंद कुमार साहे और BS रावटे ने कहा कि उनका अंतिम लक्ष्य राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाना है। जो प्रक्रिया अपनाई गई है इसमें एक आरोप ये भी लग रहा है कि विधानसभा को आरक्षण विधेयक लाने का अधिकार ही नहीं है। इस संबंध में आपकी क्या जानकारी है? देखिए, विधानसभा जो है सरकार जिसकी रहती है, सदन उसी का रहता है जी। वो सरकार को वहाँ पर कोई भी कानून बनाने का तो अधिकार है जी, वो बना सकती है। वो कानून बना करके फिर सत्र में जब पारित हो जाता है पूरा सदन में, और उसके बाद में राज्यपाल महोदय का उसमें हस्ताक्षर लगता है, फिर गजट नोटिफिकेशन होता है। लेकिन राज्यपाल तो सहमति नहीं दी है।
नहीं, उसके बाद में होगा ना, कोई वो प्रक्रिया होगी, कोई बात होगा उनका, कई बातें हैं उसमें साथ में जुड़ी। नहीं तो विलंब करने के पीछे क्या देखते हैं आप? नहीं, उसमें क्या क्या बात है आपको भी और हमको भी नहीं है पता कि किस कारण से क्या परीक्षण कर रहे हैं। कुछ और एक्सपर्ट लोग भी आए हैं उनके यहाँ जी, इसलिए उसको बिना समझे कोई बात कहना ठीक नहीं है। नहीं, लेकिन 76% सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के विरुद्ध है। सुप्रीम कोर्ट कहती है 50% से ऊपर आरक्षण नहीं होना चाहिए। बहुत सारा विषय है, खाली इतना ही नहीं है, और भी बातें वो सबका एक्सपर्ट लोग शायद देखते हों, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मुझे भी सारी बातें नहीं मालूम है, इसलिए बगैर जाने उसको कहना ठीक नहीं है। लेकिन वो कुछ एक्सपर्ट लोगों को बुलाई है, ये जानकारी है, कुछ और लोग भी आ रहे हैं, कुछ और बातें होने वाली हैं, क्या बात है मुझे नहीं पता है। ये सर्व आदिवासी समाज ने यहाँ अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया भानु प्रतापपुर में, वहाँ तीसरे क्रम में रहे, लेकिन उपस्थिति दर्ज करा दी। तो इसका क्या संदेश निकाला जाए? आगे देखते जाइए, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और क्या स्वरूप उसका बनता है, क्योंकि प्रयास और एक शुभारंभ ये दोनों तो हो गया जी। वीर नारायण सिंह का शहादत स्थल रायपुर का जय स्तंभ चौक है जी। उस चौक में अभी तक वीर नारायण सिंह की मूर्ति की स्थापना और उसका उन्नयन नहीं हुआ है, तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए? पिछली बार चीफ मिनिस्टर भी यहाँ आए थे और उन्होंने कुछ बातें कही थी इस विषय में। अगर वहाँ नहीं होगा, क्योंकि वो जगह है हमारे पुरखा वीर नारायण सिंह का, अगर नहीं होगा तो समाज विचार करेगा उसको कैसे करना है। लेकिन यहाँ शायद मेरी जानकारी में अब तो एकदम स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ कहा था वहाँ करने का, तो वो कुछ बात क्या आगे बढ़ा है, हमारी जो ग्रुप है वो सब विषय को देखती है, वो समझेगी। सर जी, MGTV में आपका स्वागत करते हैं। और जिस तरह की चर्चाएं हो रही थी कि विधानसभा भानु प्रतापपुर में इस बार आदिवासियों की एकता दिखेगी, पूरे प्रदेश में ये माना जाता है कि एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक समान, तो ये फार्मूला भानु प्रतापपुर में कैसे फेल हो गया? फेल हुआ नहीं है, पास हुआ है, क्योंकि पहली बार हम लोगों ने प्रयास किया समाज की ओर से एक प्रत्याशी उतारने के लिए, लेकिन ये प्रयोगात्मक कहो या उसको कुछ भी आप कहिए, लेकिन एक समाज को एकजुट करने का ये बहुत अच्छा साधन था और हुए भी हैं, तभी हमें 23,000 से अधिक मत मिले हैं। और अगर जिस हिसाब से माहौल था उस हिसाब से हम अवश्य जीतते, लेकिन कांग्रेस पार्टी वाले, बीजेपी पार्टी वाले पूरा पैसा पानी की तरह बहाया। सरकार ने पुलिस के संरक्षण में, प्रशासन के संरक्षण में तो लोगों को लालच दिए, दारू मुर्गा पैसा, इसलिए लोग बहक गए और हमारे भी कुछ जवानों को, अपने जो समाज के जो सगाजन हैं उनको हम लोग शायद नीचे स्तर तक कुछ बात नहीं पहुंचा पाए, इसलिए ऐसा मेरे को महसूस होता है कि हम लोग अगर कम वोट पाए, नहीं तो अधिक से अधिक वोट पाते हैं। अपने अस्तित्व का, अपनी ताकत का आदिवासी ध्रुवीकरण के माध्यम से कांग्रेस और भाजपा को ये संदेश देने में कामयाब क्या आप हो पाए कि आदिवासी एक हैं और समय पे चुनौती बन सकते हैं? हाँ, अवश्य ये आप जो कह रहे हैं एकदम सही बात है। हम भविष्य में और समाज को एकीकृत करेंगे। जब तक पॉलिटिकल पावर हमारे पास नहीं रहेगा, हमारे समाज का भविष्य उज्जवल नहीं है। नहीं तो हम बीजेपी कांग्रेस में ही बटके रहेंगे और अपने समाज का अहित होते रहेगा। हर गांव से हमने रिपोर्ट ली थी कि हर गांव से अगर 100 वोट भी मिलते हैं तो भी आप जीतते हैं, तो वो समीकरण, वो गणित कैसे गड़बड़ा गया? मैं बताया ना कि प्रशासन ने अधिकारियों को, कर्मचारियों को डराया धमकाया, सब समूह वालों को पैसा दिया, सरपंचों को डराया गया, उनको पैसा दिया गया। कुछ अधिकारी लोग तो कांग्रेस का प्रचार भी कर रहे थे, वो वीडियो बना के हम लोगों ने वायरल भी किया था, कलेक्टर को शिकायत भी किए हैं। यही सब कारण से थोड़ा हमारा जो समाज है ये एकीकृत नहीं हो पाया, लेकिन हम लोग एकीकृत करने में सफल हुए हैं और आने वाले समय में पूरे राज्य भर में एकीकृत होंगे और राजनीतिक जो शक्ति है उसको हम लोग संगठित करने का प्रयास करेंगे। तो आपका ये स्पष्ट आरोप है कि निष्पक्ष चुनाव भानु प्रतापपुर में नहीं हुए? नहीं हुआ ना, वो तो दिख ही रहा है ना। मंत्री लोग पैसा बांट रहे थे, अब किसी मंत्री का नाम लूँगा नहीं, विधायक लोग पैसा बांट रहे थे, हम तो देख रहे थे ना, देख रहे थे। तो ये माने कि खाता खुल गया और एक संदेश भाजपा कांग्रेस दोनों को देने में आप कामयाब हुए। कहाँ तक कामयाब? अवश्य कामयाब हुए हैं हम लोग। जो
हमारा जो उद्देश्य था संगठित करने का और एक समाज को संगठित करके सरकार को मैसेज देने था कि हमारे साथ आप अन्याय करोगे तो समाज एकजुट होगा और भविष्य में हम आपको अपनी शक्ति का एहसास कराएंगे। जी, ये आरक्षण विधेयक की बहुत चर्चा है कि राज्य सरकार ने विशेष सत्र बुला के आरक्षण विधेयक ला दिया, लेकिन अब ये राज्यपाल के पाले में गेंद डाल दी गई है और अभी तक राज्यपाल ने सहमति नहीं दी है। इस विषय कैसा देखते हो? देखिए, आरक्षण का सिगुपा तो एक चुनावी स्टंट था, क्योंकि जब 58% को सरकार 4 साल से बचा नहीं पाई तो 76% कैसे गई? और सुप्रीम कोर्ट हम लोग गए, सरकार हारी थी, सरकार को जाना चाहिए था, लेकिन सरकार नहीं गई, 1 महीना बाद गई है। तो हम लोग समाज से चंदा करके गए हैं और हमारा आर्थिक हानि कराया है सरकार ने। दूसरा, राज्यपाल के पाले में नहीं कह सकते क्योंकि संवैधानिक प्रमुख है और वो नीतिगत निर्णय लेगी। हम लोग भी मुलाकात किए थे परसों, करीब 2-2.5 घंटा चर्चा किए हैं, विधि विशेषज्ञों से राय मशविरा कर रहे हैं और हमने तो लिख के दिया है कि 12 जनजाति जिसको अभी शामिल किए हैं, 12 जनजाति जिसको अभी केंद्र सरकार ने मान्यता दिया है, उसका क्वांटिफाइड डाटा नहीं आया है। तो हमको 32% पहले से मिल रहा था, उसको जोड़ेंगे 10 और जुड़ सकता है, तो 42 मिलना चाहिए ना। तो हमने राज्यपाल जी से अनुरोध किया है, लिख के दिया है कि इनका हमको 10% अतिरिक्त क्वांटिफाइड डाटा जोड़ कर दिया जाए। और दूसरा, स्थानीय भर्ती जिसको समाप्त किया है उसको फिर से सर्वे कराकर जिला रोस्टर बनाकर तत्काल लागू किया जाए। इस मुद्दे पे काफ़ी चर्चा हुई है और इसका विधिक परीक्षण माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा कराया जा रहा है, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन बता रहे कि राज्य में आरक्षण रोस्टर लागू नहीं है, उस स्थिति में रोस्टर स्तर क्या लागू हो पाएगा? रोस्टर सिस्टम देखिए, एक तो इंदिरा साहनी केस में बताया गया था कि केडर वाइज पदों के हिसाब से उसकी सर्वे होना चाहिए, डाटा आना चाहिए। ऐसा डाटा सरकार के पास है नहीं। और दूसरा, जो रोस्टर बना था और अभी वर्तमान में जो निरस्त हुआ है आरक्षण, उसमें इन लोग शासन की जानकारी दे रहा है कि नील हो गया है आरक्षण, और इधर मेडिकल इंजीनियरिंग में भर्ती कर रहे हैं 20% के हिसाब से। तो ये दोहरी नीति सरकार की है और इधर 76% पास भी कर रहे हैं। तो सरकार पगला गई है ऐसा लग रहा है। और इतने अधिकारी हैं इनके पास IAS, वो क्या सिखा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं शासन को, ये हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और हमारी लड़ाई तो वैधानिक है, संवैधानिक है, आगे भी जारी रहेगा। जी, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है, आपके समाज के भी कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी तरीके से क्वांटिफाइबल डाटा बनाया गया है। हमारे दर्शकों को समझाइए कि ये फर्जी क्वांटिफाइबल डाटा क्या होता है? देखिए, ये डाटा जो OBC का पूछ रहे हैं या ट्राइबल का पूछ रहे हैं? अभी तो ट्राइबल की बात चल रही है। हाँ, तो ट्राइबल का डाटा तो जनगणना में आ जाता है, SC और ST का तो हर बार जनगणना होता है 10 साल में। OBC का जनगणना भी नहीं हुआ है, तो हो सकता है उसके डाटा, क्योंकि नेशनल स्तर पर सेंसस हुआ ही नहीं है, तो डाटा कैसे इकट्ठा होगा, उसका कोई प्रारूप नहीं है। लेकिन ST SC का तो 1871 से जनगणना चालू हो चुका है। 2 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट का इस पे फैसला आने वाला है, तो उसका इंतजार करने की बजाय विशेष सत्र बुला के ये जो किया गया है आरक्षण विधेयक जो लाया गया है, इसको कैसा देखते हैं आप? ये सिर्फ चुनावी सुगुपा था, क्योंकि सर्व आदिवासी समाज ने अपना प्रत्याशी खड़े किया तो लोगों में दहशत फैल गई। दहशत के कारण बीजेपी कांग्रेस हाय तौबा मचाने लग गए और इसीलिए हमने नारा दिया था चुनाव दरमियान, कमल कांग्रेस भाई भाई। कमल कांग्रेस आई और दोनों सगा भाई, कमल कांग्रेस आई और दोनों सगा भाई, और दोनों मिलके सर्व आदिवासी समाज को रोकने के लिए धन तन मन सब लगा दिए, शराब जितना बांट सके बांटे। लेकिन हम लोग तो अध्ययन कर रहे थे कि हमको तो 10 दिन ही समय मिला चुनाव प्रचार का, और ऐसा छाप दिया जिसको ग्रामीण जानते भी नहीं। ये कलेक्टर ने जानबूझ के एयर कंडीशनर दिया, हम नाम लेने में अटपटा लगता है, तो गांव वाले समझाने में हमारा समय समाप्त हो गया और 10 दिन हम समझा नहीं पाए। लेकिन लोगों ने वोट दिया, ये बड़ी बात है, और पूरे प्रदेश के लोग आए,
एक जागृति आई है प्रदेश में, और 75 साल से जो हमारा शोषण कर रहे हैं उनको जवाब दे दिए हैं। और आने वाला भविष्य आदिवासियों को होगा, और हमने नारा भी दिया है अब की बार आदिवासी सरकार, तो निश्चित ही हम आने वाले समय में आदिवासी मुख्यमंत्री हमारा मुख्य एजेंडा रहेगा, और उसी पे हम काम शुरू करने वाले हैं। हमारा समीक्षा बैठक 15 तारीख को है। समीक्षा बैठक के बाद जिलेवार हम समीक्षा करेंगे, और अभी से हम ST SC OBC सबको हम अपने साथ मिलाकर काम करना चाहते हैं। आपने जैसे बताया कि आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग आपकी प्रमुख मांग है, क्या उस मांग से भयभीत होकर सरकार ये नए नए तरीके इजाद कर रही है? ये तो तय है, क्योंकि बहुमत में होने के बाद कांग्रेस की सरकार ठीक से मंत्री पद नहीं दिए, वित्त मंत्री नहीं बनाया, गृह मंत्री नहीं बनाया, आदिवासियों को कोई मन का शराबी मंत्री बना दिया है, और कोई पंचायत मंत्री बना, पंचायत मंत्री भी नहीं है हमारे पास, जबकि पेशा कानून आदिवासियों को बनाना था, आदिवासी देना था। वो पंचायत मंत्री डर के इस्तीफा दे दिया इनका कि पेशा कानून नहीं बन रहा है, आदिवासियों के सामने कैसे फेस करेंगे। और सरकार में मंत्रियों में आपस में तालमेल नहीं है, तो ये तो भयभीत है ही है, और आगे और भयभीत होंगे। मतलब ये माने कि पेशा कानून में बड़ी बड़ी खामियां हैं जिससे आपको पूर्ण अधिकार नहीं मिल पाएगा? ये तो हमारा अधिकार समाप्त कर दिया। एक तो 27 साल बाद इन्हें कानून बनाना शुरू किया, कोई रोका नहीं था इसको। आदिवासियों का कानून 27 साल बाद कोई सरकार बना, आश्चर्य लगता है। जब संसद में पास हो चुका है तो 2 साल में बना देना था। जैसे अभी मोदी सरकार ने EWS कानून लाया आरक्षण का, 2 मिनट में पास हुआ और अगले दिन लागू हो गया। तो हमारे लिए क्यों 27 साल लगा, ये सोचने का विषय है। तो हमारे पढ़े लिखे युवा अभी इस पर तर्क कर रहे हैं, और ये गूंगे बहरे हमारे विधायक है ना 29-30 कांग्रेस BJP में, उनके बारे में हम लोग बहुत अध्ययन कर रहे हैं कि ये किस पृष्ठभूमि से है और आगे इनकी ऊंचाई क्या हो सकती है। एक तरफ तो राज्यपाल सहमति नहीं दे रही आरक्षण विधेयक को, दूसरी तरफ भूपेश बघेल मुख्यमंत्री आप लोगों से और विपक्ष से अपेक्षा रख रहे हैं कि दिल्ली चले नरेंद्र मोदी के पास और आरक्षण विधेयक को जो ये पास हुआ है 9वीं अनुसूची में शामिल कराने दबाव बनाएं। ये जो आप लोग जो अपेक्षा रख रहे हैं वो उसको कैसा देखते हैं? जहाँ तक मैं सोचता हूँ, पहले 3 को पास कर लिए, ठीक है पास हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से पहले 58% का जो केस है उसको वापस लेना चाहिए। वापस नहीं लेगा, इधर केस सुप्रीम कोर्ट में 58% और 76 पास कर रहे हैं। और 9वीं अनुसूची में भी जब तक राज्यपाल का दस्तखत नहीं होगा 9वीं अनुसूची विधि बनेगा ही नहीं, कानून बनेगा ही नहीं, तो हम जाएंगे कैसे? फिर से विधानसभा में पारित करेंगे 9वीं अनुसूची के लिए, उसके बाद ही राष्ट्रपति को जाएगा, ऐसा मैं सुना हूँ और समझने की कोशिश किया जहाँ तक मेरी जानकारी है। एक आरोप और लग रहा है कि विधानसभा को आरक्षण विधेयक लाने का अधिकार ही नहीं है, ये भी एक संवैधानिक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। इस विषय में क्या विचार किया आप लोगों ने? इस विषय में तो हम यही कहेंगे, सरकार के पास बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, उनसे सहमति लिए होंगे, सलाह मशवरा किए होंगे, और सरकार है विधानसभा में पास किए हैं, तो हमारा सर्वमान्य है। अगर पास है तो हम लोग भी मानना चाहते हैं, हम कोई नया इसमें बखरा नहीं करना चाहते, लेकिन हमारा 10% जो 12 जनजातियों को अभी केंद्र सरकार ने मान्यता दिया है उसको जोड़ना चाहिए। ये हमारा सरकार से निवेदन है, अनुरोध है, नहीं तो हमारी लड़ाई तो जारी है और संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं हम लोग। ये लोग तो, कई लोग तो बिना लड़े इतना पा जा रहे हैं। जी, आप बता रहे हैं कि लड़ाई जारी है। हाँ। तो मतलब क्या माने कि मामला फिर घूम फिर के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा? सुप्रीम कोर्ट कोई भी जा सकता है, संतुष्ट व्यक्ति, वो तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि उसके आरोप में या उसके आर्गूमेंट में कितना तार्किक रूप से वो बहस कर रहा है, और उसका जवाब सरकार को देना है। हम आप कहाँ दे पाएंगे? हम लोग तो सिर्फ अपनी बात रखते हैं, है ना? तो सरकार को निर्णय लेना है इन चीज़ों पर। सरकार गंभीरता से सोचे और समाज के साथ बैठे, समाज को बुला के बातचीत करे। इनके मंत्री पर्याप्त समझदार नहीं है, ऐसा हमको अनुभव हो रहा है। सरकार कल आपके मंच पे आने वाली है मुख्यमंत्री के रूप में, तो ये सारा जो व्यथा है, सारी जो न्याय की आपकी लड़ाई है, मुख्यमंत्री के सामने रखने में कामयाब होंगे या सिर्फ आश्वासन दे के आगे बढ़ जाएंगे? ये तो मुख्यमंत्री जी आएंगे तब पता चलेगा कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अभी निश्चित नहीं हुआ है।
लेकिन हम तो स्वागत करते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रम है। शहीद वीर नारायण शहीद का हमारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम है, आना चाहिए। मांगे अपनी जगह है, पूर्ति करना उनका काम है। उन्होंने तो कई बार घोषणा किया था शहीद वीर नारायण सिंह की स्टैच्यू हम राजधानी में लगाएंगे, जय स्तंभ चौक में 9 अगस्त तक लगा देंगे बोला था, लेकिन अब दिसंबर भी आ गया, अगस्त तो चला गया, 6 महीने और बीत गया। तो हम क्या समझे, कैसे समझे, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं और कभी भी मांग पूरा कर सकते हैं, उनके हाथ में बहुत कुछ है। हम तो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। जहाँ तक इतिहास बताता है कि 1857 में वीर नारायण सिंह को जय स्तंभ चौक पे बांध कर अंग्रेजों ने तोप से उड़ा दिया था, तो वो जगह आप आदिवासी समाज के लिए कितने सम्मान और महत्व की है? ये तो आदिवासी समाज के नहीं, पूरे प्रदेश और देश के लिए सम्मान की बात है कि जिस शहीद को अंग्रेजों ने फांसी में 7 दिन टांग के रखा था, ताकि दूसरे लोग विरोध ना करें, 7 दिन तक टांग के रखा है। और हमारे ये दोनों सरकार, कांग्रेस और बीजेपी भी रही है, लेकिन उनका आज भी 6 इंच का, थोड़ा सा 6 इंच का भी स्टेचू नहीं लगा पाए। और जो लोग उंगली नहीं कटाए हैं उनका स्टेचू राजधानी में लगा है। तो आदिवासी समाज भविष्य में इस बात की चेतावनी देता है कि अगर इस तरफ सरकार का ध्यान नहीं आया तो जितने भी और मूर्तियां लगे हैं उसको उखाड़ के हम लोग फेंक देंगे प्रदेश के बाहर। ये हमारा संकल्प है। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वीर नारायण सिंह के बलिदान दिवस पर शामिल होने मध्य प्रदेश के बैतूल से आए राहुल कुम्हड़े ने कहा कि वे यहां हर साल आना अपना सौभाग्य समझेंगे। हम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से आए हैं? जी सर, मेरा नाम राहुल कुम्हरे है। मैं जिला बैतूल, राज्य मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो बैतूल यानी मध्य प्रदेश? जी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहले एक ही लहू थे। सन 2000 में दोनों को अलग कर दिया गया था। जी। तो ये अलगाव के बाद आज आप यहाँ राजा राव पठार आए हैं वीर नारायण सिंह की भूमि में, तो आपको क्या लग रहा है, ये जो बंटवारा किया गया था ये वाकई में बंटवारा जैसा लगता है? यहाँ आके ऐसा लगा बंटवारा नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल कल्चर के इससे तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि कोई बंटवारा हुआ है। दोनों तरफ सेम एज इट इज़ है। उधर के भी जो कोरकू, प्रधान, ओझा और गायकी समुदाय है, वो भी इसी तरीके से वहाँ पे मेले लगते हैं और अपने इसी पारंपरिक वेशभूषा में आते हैं और अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ये पहली बार आए हैं या इसके पहले और आ चुके? नहीं, ये मैं पहली बार आया हूँ। छत्तीसगढ़ पहली बार आया हूँ मैं। रायपुर आया था, रायपुर से फिर धमतरी में होटल में रुका, फिर आज अभी 4 बजे यहाँ पे आया हूँ। और स्पेशली मैं यहाँ पे सुकमा में एक दुर्बा जनजाति निवासित करती है, तो उसकी वेशभूषा लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो यहाँ आने के बाद कितना आनंद आया और क्या दोबारा और आना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं अगले साल फिर से आऊँगा। अगले साल मैं जोड़े में आऊँगा। ओके सर, थैंक यू। वीर मेले में शामिल होने जा रही राज्य की महामहिम राज्यपाल अनसुईया उइके ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ वासी वीर नारायण सिंह की शहादत के सदैव ऋणी रहेंगे। बिल के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने एक पत्र लिखा था सीएम साहब को, और जो परिस्थिति 58 को लेकर जो हाई कोर्ट ने उस संशोधन को जो है 2012 का जो हुआ था, जिसमें 50 से ऊपर 58 कर दिया था और उसको उन्होंने अवैधानिक रूप से घोषित कर दिया। और पूरे प्रदेश में जिस तरीके से एक असंतोष का वातावरण, क्योंकि इसमें 58% को तो उन्होंने अवैधानिक कर दिया, लेकिन जो परिस्थिति थी आदिवासियों की 32% था, वो घटकर 20% में आ गया। और पूरा सर्व आदिवासी समाज ने इसको पूरे प्रदेश स्तर पर जन आंदोलन शुरू किया। और मैंने और लोगों ने मुझे आवेदन दिया, राजनीतिक दलों ने, सामाजिक संस्थाओं ने, कि हमारा 20 से 32 बढ़ाए जनजाति समाज, क्योंकि उन्हीं का घटा था। ओबीसी का तो यथावत था, एससी का भी यथावत था। तब मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा था, लिखा था, और व्यक्तिगत तौर पर भी मैं जानकारी ले रही थी कि इसमें तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे प्रदेश में एक असंतोष का वातावरण है। और मैंने स्पेशल, आज मैं आपको बता रही हूँ, केवल जनजाति समाज के लिए ही सत्र बुलाने के लिए मांग किया था कि चूँकि इसमें केवल आदिवासी वर्ग का ही 32 से 20 हुआ था
और इसके लिए मैंने कहा था, मतलब एक सुझाव के तौर पे कहा था कि अगर अध्यादेश लाना चाहें तो अध्यादेश लाइए, या विशेष सत्र बुलाना है तो विशेष सत्र बुलाएं। जैसा भी सरकार ने इसको विशेष सत्र बुलाकर ये मतलब संशोधन विधेयक लाए। अब देखिए, मैं आज पहली बार आप लोगों के सामने ये जानकारी दे रही हूँ कि मैंने केवल जनजाति समाज के लिए सत्र बुलाने की बात कही थी। अब इस विधेयक में ओबीसी, आपका अन्य समाज का 3% और एससी समाज का 1% और 32। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे सामने अब ये आ गया कि जहां 58% पर वोट अवैधानिक घोषित करता है तो ये बढ़कर 76 हो गया। अगर केवल आदिवासी जनजाति समाज का ही संशोधन होता 20 से 32 तो मेरे लिए तत्काल हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसका जो परसेंटेज है, उसका जो डाटा सरकार के पास था, तो वो उनमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब चूंकि 76% ओबीसी का और 13% एससी का और अन्य का, ऐसे 76%, तो ये जो एक तकनीकी पहलू आया है कि मेरे सामने ये देखना है कि क्वांटिफाइबल जो डाटा है वो उस डाटा की जानकारी लेना। दूसरी बात है कि जो अन्य समाज का जो हुआ 3% का, उसमें किस तरीके का ये डाटा तैयार किया है। तीसरा, ये तमाम जो है ट्राइबल का जो रोस्टर की तैयारी क्या है, क्योंकि ये सब 2012 के है, तो इनका रोस्टर बना कि नहीं। कल को भविष्य में फिर वैसे ही स्थिति हो जाएगी जहां 58% को पर कोड जब उसको अवैधानिक करता है तो 76% की स्थिति में क्या होगा आप बताइए। ये और मैं आज अगर दस्तखत करती हूँ तो फिर स्थिति वैसे ही हो जाएगी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सरकार ने क्या आधार मानकर इस कब इतना ज्यादा आरक्षण बढ़ाया है, और ऐसी परिस्थिति में अगर मामला फिर उलझ जाएगा तो न एससी को फायदा होगा और न ही इसमें ओबीसी को या जनरल को, न एसटी को। तो साथ में मेरे सामने एक और चीजें सामने आई है, बहुत सारे सभी समाज के लोगों ने दिया, एससी समाज के लोगों ने, ओबीसी समाज के लोगों ने, अदर अन्य जो है ईडब्ल्यूएस के जो लोग हैं और एसटी, एससी, ओबीसी, सबने मुझे इस मामले में आवेदन देकर कहा है कि इस विधेयक पर अब जांच करें कि ये विधेयक में उनकी अपनी मांग है। तो विभिन्न आवेदनों का भी मैं परीक्षण कर रही हूँ, एकदम बिना सोचे समझे, एकदम हस्ताक्षर। तो क्योंकि इसमें सभी लोगों ने आपत्ति लगा दी है जो मेरे पास ज्ञापन आए हैं, तो मैं वो सब चीज़ें देख रही हूँ और वो तमाम चीज़ों से मैं संतुष्ट हो जाऊँ, क्योंकि ये मामला अब बहुत बड़ा हो गया है। केवल ट्राइबल का 32-20 वाला रहता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसी कारण ये विधेयक को अभी मैं हस्ताक्षर नहीं कर रही। आप अगर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अगर पाल नहीं है, बात यह है कि इनका भला, उनका साथ जस्टिस हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये मामला कोर्ट में जाएगा। तो सरकार की क्या तैयारी होनी चाहिए, फिर वैसी स्थिति अगर हो जाए और वहाँ पर जो हाई कोर्ट ने जो निरस्त किया है, आंदोलन किया था ना, उनकी मांग थी जो, तो या तो मतलब जो भी कुछ इसमें आपने संशोधन जैसा भी लाए हैं, जब 58% के ऊपर अवैधानिक घोषित हो रहा है तो 76% पे क्या कर सकेगी सरकार, ये मेरा प्रश्न है। आप खुद सोचिए ना। तो इसमें 1% केवल ट्राइबल का मामला नहीं है, सभी के लिए है। अगर कोर्ट में जाएगा तो सभी का होगा, केवल एसटी का ही नहीं होगा। तो मौजूदा स्वरूप इसमें भी दस्तखत करना अभी आप उचित नहीं समझ रहे? तकनीकी पूरी चीजों को मैं जब तक देख लूं, समझ लूं सरकार की क्या तैयारी है ऐसी परिस्थिति में, नहीं तो ये 2012 का और फिर अभी आकर ये परिस्थिति है। कोर्ट से अगर किसी ने स्टे ले आया, आज मैं साइन कर दूं, कल कोई कोर्ट में चला गया तो
तो सरकार से मेरा पूछना मेरा कर्तव्य है कि आपकी क्या तैयारी है ऐसी परिस्थिति में। आपके पास सारी जानकारी के तौर पर जिस आधार पर आपने किया है, तो क्या मैं ये सब चीजों को आकलन नहीं करूंगी? और जहां तक सवाल ये है कि मैंने जो परिस्थितियां 58 की हुई थी उसके तहत ये मामला आया सामने, तो पहले 58 का भी तो क्लियर बताएं। अब तो 76 हो गया है, तो मैं अगर केवल वो पहले वाले 2012 का डाटा 58 का ही अगर समाधान हो जाता, क्योंकि स्थिति उससे उत्पन्न हुई। अब ये दूसरी बात है, शासन ने और शामिल कर लिया, तो वो फिर आधार तो मुझे जानना है ना। 58 वाली स्थिति रहती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसलिए ये जो है मुझे पूरी तकनीकी और पूरी सरकार से ये जानकारियाँ मैं इकट्ठा कर रही हूँ। और रोस्टर की क्या स्थिति है, आप आगे अगर ये पास होता है तो रोस्टर आपके पास है कि नहीं, तमाम पहलुओं को मुझे तकनीकी आधार पर ये सारी जानकारी, और जैसे ही अगर मुझे लगता है कि ये इस मामले में सरकार की पूरी तैयारी है, पूरे सही तरीके से डाटा है, सब कुछ है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सभी का, इसमें केवल SC ST का ही नहीं मतलब भला हो, सभी का, चाहे वो SC हो, चाहे OBC हो, चाहे जनरल हो। तो अभी तो उन लोगों ने, जनरल लोगों ने भी मुझे दिया है कि इसमें हस्ताक्षर नहीं करना, हमारा 10% का 3% क्यों। तो ये तकनीकी तौर पर जो भी सरकार के पास डाटा आया होगा उसके आधार पर उन्होंने किया, लेकिन मुझे देखना जरूरी है, ये मेरा काम। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।